एवरीवन, वेलकम टू द लाइफ साइंस ट्यूटोरियल। सो बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था कि सर कितना यूनिट पढ़ें आखिर कि CSIR नेट हमारा क्वालिफाई हो जाए विथ JRF, है ना। तो ये बेसिकली लाइफ साइंस सब्जेक्ट वालों के लिए है कि आपको कितना यूनिट पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा, देखो यहाँ पर यूनिट लिखे गए हैं, टोटल 13 यूनिट है किसमें, लाइफ साइंस में। ठीक है, टोटल हम लोग लाइफ साइंस में 13 यूनिट पढ़ते हैं, 13 यूनिट लाइफ साइंस। टोटल हम लोग 13 यूनिट पढ़ते हैं लाइफ साइंस में, है ना। और इसमें कौन से सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है ये मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन सबसे पहले आपको समझने की बात ये है ना, कि भाई आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि आपकी कैटेगरी के अनुसार आपको कितना मार्क्स लाना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि भाई हमको इस एग्जाम में टॉप नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, हमको क्या है कि जितना मार्क्स हमको आप क्वालिफाई होने के लिए लाना है उतना कितना है वो जानना है, ठीक है। तो भाई मान के चलो कोई ST कैटेगरी का है, कोई SC कैटेगरी का है, कोई OBC का है और कोई UR का है, जनरल का, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, सीधा हम लोग JRF की बात करेंगे। LS इससे कम लाओगे, थोड़ा बहुत 2-4 नंबर कम लाओगे तो हो जाएगा, तो हम सीधा JRF की बात करते हैं, है ना, JRF। अब अगर SC कैटेगरी ST कैटेगरी का कोई है तो उसका 80 to 90 के बीच में आ रहा है ना, तो डेफिनेटली मार्क्स की बात हो रही है ना, परसेंटेज की बात, परसेंटाइल की बात नहीं हो रही है। 80 to 90 के बीच में आ रहा है ना, तो डेफिनेटली उसका JRF कंफर्म है। और अगर SC का कोई है तो उसका 85 से 95 के बीच में आ रहा है उसका मार्क्स, तो JRF कंफर्म है। मान के चलो OBC की बात करता हूं मैं। OBC में यहां पर आपके मार्क्स थोड़े हायर हो जाते हैं, 105 से आपका 105 भी नहीं जाएगा, 100 मान के चलो, है ना, 100 से 115 के बीच में आपका मार्क्स आ रहा है। अब ये डिपेंड करता है ना, एकदम ऐसे बोलोगे कि सर 100 नंबर मेरा आया था और मेरा JRF नहीं हुआ, तो ये हर साल का अलग अलग रहता है, पेपर के हिसाब से कितना टफ लेवल पूछा था, है ना। और अगर जनरल के हो तो आपका एबो 110 है ना, 110 से 120 या इसको हम लोग 25 भी ले सकते हैं, लेकिन 120 से ज़्यादा जाता नहीं है बेसिकली, है ना। तो 110 से 120 के बीच में है तो आपका UR जनरल कैटेगरी में JRF कहीं नहीं गया है ना। तो इतने मार्क्स आपको लाने हैं भाई JRF के लिए। अब इससे 5-5 नंबर थोड़ा आप पीछे कम कर लेंगे तो आपका LS हो जाएगा, ठीक है। 5-5 नंबर इससे कम कर सकते हैं, जैसे 80 है तो 75 में LS हो सकता है ना। इधर 80 में LS हो जाएगा, इधर 95 में, और इधर 105 तक में LS होने के चांसेस है। बट डिपेंड करता है ना, ये कोई एकदम 100% श्योरिटी नहीं है, ये डिपेंड करता है उस साल का, उस टर्म का जो पेपर है वो कितना टफ आया हुआ था, है ना। ये रहा। अब हमको बात करनी है कि कितना यूनिट आखिर पढ़ना चाहिए कि हमारा JRF कंफर्म हो जाए, हमारा CSIR नेट कंफर्म हो जाए, क्लियर हो जाए, क्वालिफाई हो जाए, है ना। तो आपको ध्यान में देनी ये है कि देखो, एक होता है ना एवरेज, हर 13 यूनिट से, मतलब पूरे 13 यूनिट में हर यूनिट से लगभग 30 to 40 नंबर के मार्क्स आते हैं, 30 to 40 नंबर के मार्क्स आते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ कुछ यूनिट ऐसे हैं जहां से बहुत ज्यादा, मतलब वो यूनिट थोड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जिनसे कि ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि डेवलपमेंटल बायोलॉजी हो गया, इससे कहीं ना कहीं 40 मार्क्स से ऊपर के क्वेश्चन आ जाते हैं, है ना। 40 to 45 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ तक देखे गए हैं। प्लांट फिजियो में भी 40 to 45 मार्क्स तक के क्वेश्चन देखे गए हैं, है ना। और आपका जो ये मेथड्स इन बायोलॉजी है, इसमें भी 35 से ऊपर के मार्क्स आपको मिल जाएंगे, 35 to 45 के ऊपर के मार्क्स मिल जाएंगे। मार्क्स मतलब कि इतने नंबर के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक है। चलो, तो अब भाई यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि आपको ज्यादा यूनिट टारगेट करना है या आपको कम यूनिट टारगेट करना है ना। तो अगर आप बहुत कम यूनिट टारगेट करना चाहते हैं और कैटेगरी ST वाले हैं, तो उनके लिए मैं ये बोलना चाहूंगा कि आपको देखो, चाहे आप कोई भी कैटेगरी के हैं, 2 यूनिट को आपको छोड़ना ही नहीं है। सेल बायोलॉजी, इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना, ठीक है, सेल बायोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, और सेल कम्युनिकेशन, इन 2 यूनिट को आपको छोड़ना ही नहीं है किसी भी शर्त में। इसलिए नहीं छोड़ना है क्योंकि आप CSIR नेट की तैयारी कर रहे हो, और आपको ये 2 यूनिट आप नहीं तैयारी कर रहे हो ना, तो आपके दूसरे यूनिट तैयार होंगे ही नहीं, क्योंकि ये दोनों यूनिट ना बेस हैं। इन दोनों यूनिट को आप तैयार करेंगे तभी आपको दूसरे यूनिट समझ में आएंगे, है ना। आप मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ने चले जाओ, लेकिन सेल बायोलॉजी आपका अच्छे से तैयार नहीं हुआ है, तो आपको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी उतना अच्छे से समझ नहीं आएगा। आप टेक्निक्स, मेथड्स पढ़ने चले जाएंगे, आप
तो वो भी आपको समझ में नहीं आएगा, है ना। तो इसीलिए आपको पहले सेल बायोलॉजी और सेल कम्युनिकेशन को बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है, ठीक है। इन दोनों यूनिट से भी कहीं ना कहीं 25 से 30 नंबर के क्वेश्चंस आ ही जाते हैं, ठीक है। तो ये दोनों यूनिट आपको तैयार करना है। दूसरा आता है इकोलॉजी तथा इवोल्यूशन। ये बहुत ही इजी और बहुत ही कम टाइम पे तैयार होने वाला यूनिट है, ठीक है। बहुत ही कम टाइम पे तैयार होने वाला यूनिट है। ये दोनों यूनिट 10-10 दिन में आप रगड़ के पढ़ेंगे तो 10-10 दिन में ये दोनों यूनिट तैयार हो जाते हैं। और इनसे क्वेश्चंस भी काफी अच्छे पूछे जाते हैं। 25 to 30 मार्क्स तक के क्वेश्चन यहाँ पर, कभी कभी तो 35 मार्क्स के क्वेश्चन भी यहाँ पर पूछे जाते हैं, है ना। इसीलिए ये दोनों यूनिट भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यहाँ पर भी आप लेके चलो 30, यहाँ पर भी 30, ऐसा 30 मार्क्स, 30 नहीं, इसको 25 मार्क्स, है ना। और यहाँ पर भी 25 to 30, ठीक है। अब देख लो, आपको 4 यूनिट प्रिपेयर करना है, करना ही है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी के हैं, ST SC OBC जनरल, आपको ये 4 यूनिट तैयार करना ही है। लेकिन अब आगे बात आती है कि मेरे को और कौन सा यूनिट तैयार करना चाहिए। तो ये तो डिपेंड करता है कि आपको किस सब्जेक्ट में ज्यादा इंटरेस्ट है। बट अगर बोला जाए मोटा मोटा ना, तो आप ST कैटेगरी से हैं, इन चारों यूनिट को तैयार करेंगे। कौन कौन सा यूनिट? यूनिट नंबर 2, 4, 10, 11, इन चारों यूनिट को तैयार करेंगे ही। उसके बाद अगर आपको 1-2 यूनिट और तैयार करना है ना, तो आप डेवलपमेंटल बायोलॉजी ले सकते हैं, 5th यूनिट को पूरा। लेकिन देखो, क्योंकि आप कम यूनिट तैयार कर रहे हो ना, तो आपको इन यूनिट्स को पूरा पढ़ना पड़ेगा, पूरा अच्छे से, ताकि उनसे एक भी क्वेश्चन छूट ना पाए। आपको पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अच्छे से कर लेना है ना। और इंपॉर्टेंट के साथ साथ में जो लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको भी तैयार करना है, तभी आपका कम यूनिट में क्वालिफाई हो पाएगा। पूरा यूनिट आपको पढ़ना ही पड़ेगा किसी ना किसी शर्त में, ठीक है। अच्छा, ये 5 यूनिट हो गया। उसके बाद आप 1 यूनिट और तैयार करेंगे ना। 1 यूनिट आप कोई भी तैयार कर सकते हैं, आपको इनमें से जो भी यूनिट आपको पसंद आता है ना। जैसे कि आप जेनेटिक्स भी तैयार कर सकते हैं, इससे भी काफी अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और अगर आपने अपने BSc MSc में बॉटनी पढ़ा है, तो आपको प्लांट फिजियोलॉजी तैयार करना चाहिए, क्योंकि यहाँ से भी काफी अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये 5 यूनिट आप कंफर्म प्रिपेयर करो। उसके बाद फिर आपके ऊपर है कि आप 6वां यूनिट कौन सा तैयार करें। लेकिन आपको 6 यूनिट एनी हाउ तैयार करना ही है, तब जाके आप सेफ साइड में रहेंगे। लेकिन वो 6 यूनिट, क्योंकि आप 13 यूनिट में सिर्फ और सिर्फ 6 यूनिट पढ़ रहे हैं और बाकी जो 7 यूनिट है वो छोड़ दे रहे हैं, तो आपको इन 6 यूनिट को इतने अच्छे से पढ़ना है कि यहाँ से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने चाहिए भाई, है ना। यहाँ से क्वेश्चन छूटा तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। इसलिए इन 6 यूनिट को बहुत अच्छे से पढ़ना है। आप मॉलिक्यूलर बायोलॉजी भी पढ़ सकते हैं, 3रा यूनिट, या कोई भी, ये ऑप्शनल है। अगला यूनिट जो है वो ऑप्शनल है, ऑप्शनल। यहाँ पर आप 5वें को भी चेंज कर सकते हैं, आप 5वें की जगह 6वां कर लें और एक और यूनिट कर लें, है ना। लेकिन मैं ये बोलूंगा कि आप ये 9th यूनिट को स्किप करेंगे, इसको नहीं पढ़ना। वैसे अगर आपका 9th यूनिट बहुत अच्छा है तो उसको बिल्कुल डेफिनेटली करें, लेकिन वहां क्वेश्चन थोड़े कम आते हैं, ठीक है। 9th यूनिट को स्किप कर सकते हैं। एनिमल फिजियोलॉजी बहुत सारा पढ़ना पड़ेगा, इसको स्किप कर सकते हैं, ठीक है। इन दोनों को स्किप करें। बाकी आप मोल बायो तैयार कर सकते हैं, बायोकेमिस्ट्री अगर आपका अच्छा है तो वो भी तैयार कर सकते हैं, वहां से भी काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है। जेनेटिक्स से भी काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है ना। और अप्लाइड बायोलॉजी तथा मेथड्स इन बायोलॉजी, यहाँ से भी काफी अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपके ऊपर है कि आपको 5th और 6th यूनिट कौन सा तैयार करना है, लेकिन 4 यूनिट तो आपको तैयार करना ही है, ठीक है। बट मेरा रिकमेंडेशन रहेगा डेवलपमेंटल बायोलॉजी या प्लांट फिजियोलॉजी, ये आपका 5वां यूनिट होना चाहिए, ठीक है। फिर 6वां आपका कोई भी हो सकता है। आप जेनेटिक्स तैयार कर सकते हैं, या तो आप मॉलिक्यूलर बायोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री भी तैयार कर सकते हैं, ठीक है। ये रहा किस कैटेगरी के लिए? ST कैटेगरी वालों के लिए, ठीक है। लेकिन वहीं अगर हम बात करते हैं SC वालों के लिए, ठीक है, अगर आप SC कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, तो SC वालों को भी ये 2, 4, 10, 11, ये 4 यूनिट तो तैयार करने ही है। उसके बाद फिर या तो 5 या तो 6, ये आपके कितने यूनिट हो गए? यहां पर भी लिख देते हैं 5, 6। उसके बाद फिर ऑप्शनल, ठीक है, या तो 5 या तो 6, इतना तो आपको तैयार करना ही है। फिर उसके बाद बात आती है कि आपको 2 यूनिट और तैयार करना है यहाँ पर, ठीक है। आपने यहाँ पर 5 यूनिट तैयार किया, 2, 4, 10, 11, 5 या 6। उसके बाद फिर आपको तैयार कर सकते हैं आप बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो आप यहाँ पर 1st यूनिट एंड 3rd यूनिट तैयार करें, ठीक है। अगर आपका बायोकेमिस्ट्री अच्छा नहीं है तो उसके जगह आप जेनेटिक्स तैयार कर सकते हैं, 8th यूनिट, है ना। और वो भी अच्छा नहीं है तो आप यहाँ पर अप्लाइड बायोलॉजी तथा मेथड्स इन बायोलॉजी, ये दोनों भी तैयार कर सकते हैं। तो ये लास्ट के 2 यूनिट है वो आपके ऊपर है, ऑप्शनल है।
बट यहाँ पर आपको शुरुआत के जो 5 यूनिट है वो इतना ही करना है, क्योंकि नंबर आप जोड़ के देख सकते हैं भाई, हर यूनिट से भी आप ना जोड़ेंगे, मान के चलो 20-20 नंबर की आप ला ले रहे हैं, तो जैसे एसटी वाले में 6 यूनिट तैयार करना है, तो 20 × 6 काउंट कर लो फिर आप, है ना, 120 नंबर होता है, और 120 माइनस वगैरह भी किए, फिर भी आपका 80 नंबर 90 नंबर कहीं नहीं गया है, ठीक है। अब बात करते हैं ओबीसी वालों पे, तो ओबीसी वालों को 8 से 9 यूनिट तैयार करना ही है। तो कौन कौन से यूनिट हो जाएंगे? दूसरा, चौथा, यहाँ पर तीसरा भी तैयार करना है आपको, तीसरा, चौथा, ठीक है, फिर पांचवा या छठवा, इन दोनों में से एक यूनिट तैयार कर सकते हैं। उसके बाद फिर आपको तैयार करना है 8वां यूनिट, जो जेनेटिक्स वाला यूनिट है, फिर आपको तैयार करना है 10वां यूनिट, 11वां यूनिट, है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 यूनिट हुआ, और आप या तो फर्स्ट यूनिट तैयार कर सकते हैं, या तो 12 यूनिट तैयार कर सकते हैं, और या तो आप 13वां यूनिट तैयार कर सकते हैं। इतने में से कोई भी आप तैयार कर सकते हैं। तो कितना हुआ? 1 2 3, ये दोनों को मिलाकर 4 5 6 7 और ये 8, और एक यूनिट आप और कोई भी तैयार कर सकते हैं, 12 13 दोनों को भी तैयार कर सकते हैं। तो इतने यूनिट को आप अच्छे से पढ़ेंगे, बिल्कुल आपका कहीं नहीं गया है जेआरएफ, ठीक है। यहाँ पर मैं बोलूंगा फर्स्ट यूनिट को तो आप तैयार करें ही, इसको कंफर्म में रखते हैं। आप यहाँ पर 12 और 13 इन दोनों में से कोई एक यूनिट को तैयार कर लो। वैसे दोनों यूनिट लगभग सिमिलर होते हैं, है ना, मतलब उनमें टेक्निक्स जो है सेम सेम चीजें पढ़ते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टोपोलॉजी वो सब पढ़ते हैं, तो आप दोनों यूनिट भी तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके यहाँ पर 8 से 9 यूनिट तैयार हो जाएंगे। जेआरएफ कहीं नहीं गया है, काउंट कर सकते हैं, एक यूनिट में 20 नंबर, तो सोच लो फिर, है ना। लेकिन इतना करना ही है भाई, और छोड़ना नहीं है ना। अब बात करते हैं जनरल वालों के लिए, तो आपको जनरल वालों के लिए 9 से 10 यूनिट करना ही है। दूसरा, तीसरा, पहले से स्टार्ट करेंगे, पहला भी आपको करना पड़ेगा भाई, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा या छठवा, है ना, फिर 7वें को छोड़ सकते हैं, 8वां, फिर आपको 9वें का छोड़ सकते हैं, 10वां, 11वां, 12वां, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और आपको 13 भी तैयार करना पड़ेगा। ये 10 यूनिट आपको तैयार करना ही पड़ेगा एनी हाउ, तब जाके आपका जेआरएफ क्वालिफाई होगा, ठीक है। 9 यूनिट 100% करना पड़ेगा, मतलब 9 यूनिट आपको पढ़ना ही पड़ेगा। 10वां यूनिट आपके लिए ऑप्शनल है, अगर आप कर पाते हैं तो बिल्कुल करें, ठीक है। इतना आपको ध्यान में रखना है ना। तो यहाँ पर कैटेगरी वाइज आपने देख लिया होगा कि किस किस कैटेगरी में किसको किसको कितना कितना यूनिट तैयार करना है, ठीक। लेकिन आप हमेशा याद रखना, दूसरा यूनिट मस्ट प्रिपेयर, आपको तैयार करना ही है। कौन सा यूनिट? दूसरा, चौथा, ठीक है। उसके बाद फिर आपको करना है 10वां, 11वां। ये दूसरा है सेल बायोलॉजी, फिर सेल बायोलॉजी, सेल कम्युनिकेशन, इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन। ये 4 यूनिट चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हैं तैयार करेंगे ही, क्योंकि 10वां और 11वां बहुत ईजी है, आसानी से क्वेश्चन बन जाते हैं। दूसरा और चौथा जो है ना, वो हर यूनिट में काम आने वाला है, और बहुत ही बेसिक है, फाउंडेशन है बायोलॉजी का, इसीलिए वो दोनों यूनिट आपको तैयार करना ही है। उसके बाद फिर आप अपने हिसाब से एसटी वाले हैं तो इसमें आप 1 से 2 यूनिट और तैयार करें, एससी वाले हैं तो 3 यूनिट तैयार करें, और ओबीसी वाले हैं तो इसमें 4 यूनिट आप और जोड़ दें, और जनरल वाले हैं तो भाई आपको सीधा सीधा 9 यूनिट आपको तैयार करना ही है, ठीक है। आप छोड़ सकते हैं, देखो स्किप कर सकते हैं, यू कैन स्किप। कौन सा यूनिट आप स्किप कर सकते हैं? पहला यूनिट बायोकेमिस्ट्री हर किसी से नहीं बनता है, लेकिन उसमें भी इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ सकते हैं, ठीक है। फिर आपका 7th यूनिट है जो एनिमल फिजियोलॉजी वाला है, उसको आप स्किप कर सकते हैं। 9th यूनिट को आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है। ये तीनों यूनिट को आप स्किप कर सकते हैं, और जेनेटिक्स भी कई लोगों से बनता नहीं है ना, तो वो भी आप स्किप कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि आप किस कैटेगरी से आते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको कहीं नहीं गया है, ऐसे तरीके से आप पढ़ेंगे ना तो कहीं नहीं गया है आपका जेआरएफ कंफर्म होने से, ठीक है। अब ये तो रहा यूनिट वाइज, मैंने बताया यहाँ पर कि इतने इतने यूनिट आपको तैयार करने हैं। लेकिन आपके मन में एक क्वेश्चन आ सकता है कि सर मेरे को ना एक यूनिट में हर टॉपिक नहीं आ रहा है, कुछ टॉपिक ही मतलब कुछ टॉपिक छूट जा रहा है, तो उस हिसाब से थोड़ा ज्यादा यूनिट आपको तैयार करना पड़ सकता है। और एक तरीका आप और अपना सकते हैं, कि वो तरीका क्या है कि हर यूनिट से आप क्या कर सकते हैं भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ जा सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ जा सकते हैं, है ना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कैसे टॉपिक होंगे भाई? ऐसे टॉपिक जिनसे कि हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना, हर बार यहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे ही, ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ जा सकते हैं। अब हर बार क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? तो भाई आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करना है, और वहां से आपको पता चल जाएगा कि किस टॉपिक से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, किस यूनिट से।
है ना। और इसका जो लिस्ट है वो हमारे लाइफ साइंस ट्यूटोरियल के चैनल में वीडियो पूरा डला हुआ है हर यूनिट से, है ना, तो वो आप देख सकते हैं। एक यूनिट अभी जस्ट लास्ट वीडियो जो था उसमें दिया गया है कि हर यूनिट से आपको कितने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको तैयार करने हैं, ठीक है। तो आप मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ भी जा सकते हैं, तो पूरा पूरा यूनिट आपको तैयार करने की जरूरत नहीं है। आप ज्यादा यूनिट टारगेट करें लेकिन उस यूनिट के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ लें, इतना काफी हो जाएगा। और आप जब भी प्रिपेयर कर रहे हैं ना, तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है बता देता हूं। पहले करें रीड, पहले अच्छे से पढ़ें, अंडरस्टैंड, क्योंकि ये एग्जाम जो है ना ऐसा एग्जाम है जिसमें आपको रटने से काम नहीं चलेगा, ठीक है। डोंट या डोंट नहीं, नेवर रट्टाफिकेशन, ठीक है। आपको रटना बिल्कुल भी नहीं है, पढ़ना है, अंडरस्टैंड करना है कॉन्सेप्ट को, अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। उसके बाद क्या करना है आपको, उसको रोज रिवाइज करना है, जब तक कि वो आपके दिमाग में नहीं घुस जाता है तब तक रिवाइज करना है। आपने पढ़ा, फिर अगले यूनिट को टारगेट किया, फिर अगले यूनिट को टारगेट किया, लेकिन पिछले यूनिट को जिसको पढ़ चुके हो उसको आप ध्यान ही नहीं दे रहे हो ना, तो आप भूल जाओगे। फिर जब रिवाइज करने जाओगे ना, तो वो यार ये तो मैं पहली बार पढ़ रहा हूँ ऐसा लगेगा। इसीलिए रोज डेली एक टाइम आपका होना चाहिए रिवीजन के लिए। रिवीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, बिना रिवीजन के कोई भी एग्जाम क्वालिफाई नहीं होना है ना। तो रिवाइज करेंगे और इसके साथ साथ में आपको क्या करना है, PYQs लगाना है। कहीं से इधर उधर MCQ कुछ भी सॉल्व ना करे, सिर्फ और सिर्फ ओनली PYQ प्रैक्टिस, ठीक है। और यहां पर रिवीजन के साथ साथ आपको रिकॉलिंग भी करना है। रिकॉलिंग मतलब क्या, कि आप कोई भी काम कर रहे हैं, नहा रहे हैं, धो रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, उस समय आप जो भी पढ़ते हैं ना उसको सोचें अपने दिमाग में कि मैंने आज ये पढ़ा था ऐसे करके। तो ये तरीका होता है पढ़ने का, ठीक है भाई। और इन यूनिट्स को आप टारगेट करके अपना JRF क्वालिफाई कर सकते हैं। आपको कोई भी और डाउट है तो आप कमेंट करके नीचे बता सकते हैं मुझे, मैं आपके कमेंट का बिल्कुल आंसर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। चलो भाई, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, है ना। और कोई भी फीडबैक है तो आप बता सकते हैं, ठीक है, कमेंट करके बता सकते हैं। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।